सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, इसकी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी ये एक्सरसाइज करने के लिए जिन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें हमको काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ना है। तो पहला जो काइंड है वो है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम के लिए आपको दो कंडीशन को देखना होगा। एक तो ये कि वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी कोई भी फिगर आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया कि बताओ क्या ये ट्रेपेजियम है, तो पहले ये देख लो कि वो जो फिगर बनी है वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी उस फिगर में 4 साइड है कि नहीं। अगर 4 साइड है तब तो ठीक है, अगली चीज हम चेक करेंगे। अगर 4 साइड नहीं है तो वो ट्रेपेजियम नहीं है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होगा, यानी आमने सामने वाली एक साइड ऐसी होगी जो पैरेलल होगी। अब ये जो मैंने ओनली लिखा है इसका मतलब क्या है? ओनली देखो लाइन से ऐसे कटा भी है। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना लिखा देता वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो आप सोचते कि अगर एक से ज्यादा साइड पैरेलल हो जाए, यानी दो पेयर पैरेलल हो जाए, तब क्या होगा? तब भी वो ट्रेपेजियम रहेगा। अब ये चीज मैं आपको फिगर से समझाता हूं। ये जैसे मैंने फिगर बनाई, इसमें ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है, तो यहां पर अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल है, यानी आमने सामने वाली एक पेयर ऐसा है जो कि पैरेलल है। तो ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा, बिल्कुल। अच्छा, इस वाली साइड और इस वाली साइड की बात कर लें, ये पैरेलल है, देखने से लग रहा है पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम के लिए हमारी कंडीशन बस इतना ही है कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। अब एक और फिगर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। इस फिगर के बारे में आप क्या कहोगे? इसमें ये वाली और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है, और ये वाली जो साइड है ये आपस में पैरेलल है। यानी यहां देखोगे तो दो पेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पैरेलल हैं। क्या ये ट्रेपेजियम है? तो हाँ, ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि हमको बस ये देखना है कि उसमें 4 साइड हो। दूसरी कंडीशन, एक पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हो। तो एक क्या यहाँ पर 2 है, तो 2 होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक होना चाहिए। ये ओनली मैंने इसीलिए लिखा था कि सिर्फ एक हो, ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर सिर्फ एक का होता तो यहाँ देखो ये वाली और ये वाली जो साइड है ये भी पैरेलल हो गई, तो 2 पेयर पैरेलल हो गए, तो कंडीशन फुलफिल ना हो पाती। तो यहाँ ओनली की कंडीशन नहीं है, एक तो होना ही चाहिए। 2 भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप इसी तरह से लिखना कि ओनली लिख के कट कर देना। अब यहाँ कुछ फिगर दी है, इसकी हम बात कर लें। पहली वाली फिगर देखो, इसमें 4 साइड है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा, ये वाली और ये वाली जो साइड है, देखो एरो जो लगी है ये दिखा रहा है कि पैरेलल है, तो ये दोनों साइड पैरेलल है। बस इतनी कंडीशन हमको देखनी है। बाकी ये वाली साइड और ये वाली साइड के साथ क्या हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है। तो ये ट्रेपेजियम है। दूसरी वाली फिगर देखो, यहाँ पर भी 4 साइड है और ये वाली साइड पैरेलल है, यानी एक पेयर पैरेलल हमको मिल गया। तीसरी वाली फिगर देखो, इसमें 4 साइड है, ये और ये पैरेलल है। और फोर्थ वाली फिगर देखो, इसमें भी 4 साइड है और ये वाली साइड पैरेलल है। अगर इसमें ये और ये भी आपको एरो लगा के दे देता कि ये भी पैरेलल है, तो भी ये ट्रेपेजियम होता, क्योंकि एक तो है ही है ना, बस एक देखना है हमको। अब यहाँ पर जो फिगर है इसकी हम बात कर लें, तो देखो पहली वाली फिगर के अंदर 4 साइड तो हैं, लेकिन कोई किसी के पैरेलल है? ये और ये आपस में पैरेलल देखने से ही नहीं लग रहा है। ये और ये की बात कर लें, अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, कोई भी एक भी नहीं मिल रहा है। दूसरी वाली देखो, एक साइड ये और ये आमने सामने वाली पैरेलल तो है, लेकिन इसमें कितने साइड हैं? 5 साइड्स हैं, तो ये आपका ट्रेपेजियम नहीं है। यहां पर भी देख सकते हो, ये आमने सामने पैरेलल नहीं है, ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती तो एरो लगा के दिखाता, देखने से भी लग रहा है कि पैरेलल नहीं है। 4 साइड तो है, लेकिन कोई भी एक पेयर भी अपोजिट साइड्स का पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है, ये तीनों फिगर। अब एक कंडीशन आती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की। इसमें क्या होता है? नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो फिगर बनी है क्या ट्रेपेजियम है? इसमें 4 साइड है और ये वाली जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल है, तो एक पेयर हमको पैरेलल मिल गया, 4 साइड है यानी क्वाड्रिलेटरल है, कंडीशन पूरी हुई, ये ट्रेपेजियम है। जब हम जनरल ट्रेपेजियम की बात करते थे तो बाकी 2 साइड से कोई मतलब नहीं था, उसकी लेंथ क्या हो, वो पैरेलल है कि नहीं है, इससे मतलब नहीं था। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर कंडीशन ये होती है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे आपकी ये वाली और ये वाली साइड है, इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें अगर मैं लेबलिंग कर दूं A B C D, तो आपका जो AB है वो पैरेलल है DC के। एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए, 4 साइड्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये तो जनरल हो गई। आइसोसेलेस में एक और स्पेशल कंडीशन लगेगी, वो ये कि आपका जो AD है ये बराबर होना चाहिए BC के। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो गई कि नॉन पैरेलल साइड, भाई ये और ये आपस में पैरेलल नहीं है, इनकी लेंथ अगर इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो ट्रेपेजियम कितनी कहानी थी, ये हमारा हो गया। अब काइट की बात कर लेते हैं। काइट के लिए कंडीशन क्या है वो समझ लो।
इसमें 4 साइड होंगे, यानी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये इसका क्या मतलब है, एग्जैक्टली 2 अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होंगे, यानी अगल बगल वाले 2 साइड ऐसे होंगे जो इक्वल लेंथ के होंगे, और ये दोनों पेयर अलग अलग होने चाहिए। अभी अलग अलग से क्या मतलब मैं समझाता हूं। पहले ये समझ लो कि यहाँ जो एक फिगर बनी हुई है ये आपकी काइट की है। देखो इसमें 4 साइड है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 पेयर ऑफ साइड इक्वल लेंथ के होने चाहिए। यहाँ मैं अगर इसको ए मान लें, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया, तो ये जो आपका ए डी है और ए बी है इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डी इक्वल टू ए बी, ये होना चाहिए। दूसरी ये वाली जो लेंथ है ए सी और बी सी ये इक्वल होना चाहिए, डी सी इक्वल बी सी। अब जो ए डी और ए बी है ये अगल बगल वाली साइड है, तो यही कंडीशन है कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर होने चाहिए, अगल बगल वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला एक साइड पकड़ लिया और ये वाला पकड़ लिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो, नहीं, अगल बगल वाली जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ए डी और ए बी अगल बगल है, दोनों साइड एक दूसरे को टच कर रही हैं, और जो आपका डी सी और बी सी है ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये अगल बगल है, तो ये इक्वल होनी चाहिए। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि ये दोनों पेयर अलग अलग होने चाहिए। अब यहाँ जो मैंने कंडीशन लिखी देखो, ए डी और ए बी बराबर होने चाहिए, डी सी और बी सी बराबर होने चाहिए। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें से कोई एक साइड कॉमन नहीं है। एक दूसरी फिगर में बनाकर आपको समझाता हूं कि अगर मैं एक फिगर ऐसे बना दूं, अब इस फिगर के अंदर ए डी, ए बी और बी सी ये तीनों बराबर हैं, और जो डी सी है वो अलग लेंथ का है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ए डी और ए बी इक्वल है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए डी इक्वल टू ए बी है। दूसरी कंडीशन ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ए बी इक्वल बी सी। तो ये 2 पेयर आ गए इक्वल साइड के, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है। आप देख सकते हो ए बी यहाँ पर भी आ रहा है, ए बी यहाँ पर भी आ रहा है। ए डी और ए बी और बी सी ये दोनों अलग अलग पेयर नहीं है, ए बी दोनों पेयर के अंदर आ रहा है। तो आपने कह दिया कि 2 साइड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, कंडीशन तो पूरी हो गई। लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। बी सी यहाँ सेम आ रहा है, इसका मतलब ये काइट नहीं है। तो ये 2 कंडीशन आपने देख ली, एक आपका ये कि 4 साइड हो, दूसरा ये कि एग्जैक्टली 2 अलग अलग अगल बगल वाले जो साइड हैं वो इक्वल लेंथ के हो, तो ये आपका काइट है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि एंगल बिटवीन 2 नॉन इक्वल साइड्स आर इक्वल। 2 जो आपके नॉन इक्वल साइड्स हैं, जैसे आपका ये वाला एक साइड हो गया और एक ये वाला साइड हो गया, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, यानी ये वाला जो एंगल है, इसी तरह से ये वाला साइड और ये वाला साइड ये नॉन इक्वल है, बराबर नहीं है दोनों, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन इक्वल साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल काइट में इक्वल होता है। अब आप पूछोगे जो इक्वल साइड है उनके बीच में, यानी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो, इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, इनके बीच में बनने वाला एंगल ये, तो क्या ये भी इक्वल होगा? तो ये सिर्फ एक कंडीशन में होगा जब चारों साइड आपस में बराबर हो, अदरवाइज नहीं होगा। और चारों साइड बराबर कब होती है? रोम्बस के केस में होती है। तो रोम्बस भी एक तरह का काइट ही है, बस उसमें कंडीशन ये है कि चारों साइड बराबर है। तो उसी केस में सिर्फ ये वाले जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये वाले जो 2 साइड मैंने बनाए हैं, जो 2 नॉन इक्वल साइड्स के बीच में बनने एंगल, ये हमेशा बराबर होंगे, कुछ भी कर लो। इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। अब ये फिगर देखो, ये काइट है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर मैं इस वाले साइड को ऐसे किनारे कर दूं और इसको उलट दूं, जैसे आप पेज पलटते हो ना, तो लेफ्ट साइड इसको मैं पलट दूं इस तरह से, और ले जाके मैं इसको यहां पर इस तरह से लगा दूं, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट हो जा रहा है। इसका मतलब यहां जो बीच में एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ गया। वहीं मैं अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करूं और इसको पलट दूं नीचे की तरफ, अब इसको ले जाके नीचे वाले से मैं फिट कराऊं, अब यहां देखो ये वाला जो एंगल है, ये और ये जो एंगल है, दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक के ऊपर एक फिट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब जो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा, सिर्फ नॉन इक्वल साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल काइट के अंदर इक्वल होता है। तो काइट की कहानी यहां पर आके खत्म हो गई। अब एक और तरीके के क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। ये क्या है? आपकी एक्सरसाइज में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी पैरेललोग्राम बेस्ड है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली बात, ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसके अंदर 4 साइड होंगे, ये आपको चेक कर लेना है इस तरह से। इसके अंदर स्पेशल बात ये है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो है वो आपके पैरेलल होंगे, जैसे आपका ये वाला साइड और ये साइड ये आपस में पैरेलल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल होगा, दोनों ही होने चाहिए। ये कंडीशन याद रखना कि बोथ की बात कर रहे हैं,
ट्रेपेजियम में हमने क्या देखा था कि एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होना चाहिए। इतना हो गया तो हम ट्रेपेजियम कह देंगे। अब एक से ज्यादा यानी दो पेयर हो जाए या एक ही पेयर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक पेयर अपोजिट का पैरेलल दिख गया, काम हो गया। लेकिन यहां दोनों ही होने चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो आपका ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, इसी तरह जो आपका ए डी है ये पैरेलल है बी सी के। पैरेललोग्राम की ये कंडीशन है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको ये यूज होंगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऊपर हमने क्या देखा कि अपोजिट जो साइड होंगे वो पैरेलल होने चाहिए दोनों पेयर में। यहां हम क्या कह रहे हैं कि अपोजिट जो साइड्स हैं, जैसे ये वाली और ये वाली साइड, ये इक्वल होगी और ये वाली आपस में इक्वल होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। दूसरी प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट जो एंगल हैं वो आपस में बराबर होंगे। यानी ये जो आपका एंगल ए है इसके अपोजिट यानी ठीक सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, ये एंगल सी, ये इक्वल होगा। यहां मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल एंगल सी। इसी तरह से जो एंगल बी है इसके ठीक सामने कौन सा एंगल है, एंगल डी। तो ये जो एंगल बी है ये इक्वल होगा एंगल डी के। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल यानी अगल बगल वाले जो एंगल हैं वो कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री, यानी उनका जब हम सम करेंगे तो वो 180 डिग्री बनेगा। अगर हम एंगल ए की बात कर लें तो इसके बगल वाले एंगल कौन कौन से हैं, इसके ठीक बगल में एक तो एंगल बी है, इधर साइड देखें तो एंगल डी है, बाकी सी तो सामने है, जो सामने नहीं है वो अगल बगल वाला है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में याद रखना ये कि कोई एक हमने वर्टेक्स ले लिया, वहां पर जो एंगल बनना है उसके ठीक सामने अपोजिट एंगल होगा और दो ऐसे एंगल होंगे जो एडजेसेंट एंगल होंगे, अगल बगल वाले एंगल होंगे। इस तरह भी समझ सकते हो कि एक ही साइड पे बनने वाले दो एंगल, एक तो ये एंगल बन गया और एक ये बन गया। इसी तरह ये वाले साइड की बात कर लें तो एक ही एंगल बन गया, एक ये बन गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी ये होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल ए प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री होगा। एंगल बी की बात कर लें तो इसके अगल बगल कौन से, एक तो ए है जिसका रिलेशन हमने देख लिया ए और बी, दूसरा सी है यानी एंगल बी प्लस एंगल सी ये 180 डिग्री होगा। एंगल सी की बात कर लें, इसके बगल में एक तो बी है जो कि हमने लिख लिया बी और सी, और एक डी है यानी एंगल सी प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री होगा। अब एंगल डी की बात कर लें, इसके बगल में एक तो ए है यानी एंगल ए प्लस डी, ये हम लिख चुके हैं। यहाँ देखो एंगल डी और सी जो कि अभी हमने लिखा, सी और डी लिख लो या डी और सी लिख लो, ऐड करना हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये इतने चार रिलेशन बनेंगे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक डायगोनल आपका कैसे बनेगा, अपोजिट वर्टेक्स को मिला देने से, जैसे ए और सी हमने मिला दिया तो ये एक डायगोनल बन गया, डी और बी को मिला दिया तो ये डायगोनल बन गया। तो ये दोनों देख रहे हो एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे दोनों जो डायगोनल हैं वो दो बराबर हिस्से में बढ़ जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे देता हूं तो ये जो पूरा डीबी वाला डायगोनल है ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जा रहा है। जो एसी डायगोनल है वो डीबी को दो बराबर हिस्से में बांट दे रहा है, यानी ओडी और ओबी इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, ओडी इक्वल ओबी। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें डायगोनल एसी की, तो जो डीबी वाला डायगोनल है वो एसी वाले डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। एक तो आपका ओए है और दूसरा ओसी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ओए इक्वल ओसी। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी हो गई, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चंस में ये यूज होंगी। अब क्लास 7 में हमने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था कि जैसे दो या दो से ज्यादा लाइंस हों, उनको एक लाइन कट करे तो कई सारे एंगल बनेंगे इधर इधर इधर, उनके नाम क्या हैं, और अगर वो दो लाइन जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो पैरेलल हो, उसकी क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। यहाँ पर वो यूज होगा, पैरेलल वाला केस ही आपका यूज होगा, इसीलिए मैं पैरेलल वाला डायरेक्ट बता देता हूँ। एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब देखो यहाँ जो फिगर बनी है उसमें ये एक ब्लू वाली और ग्रीन वाली दो पैरेलल लाइन है जिसको ये ब्लैक वाली लाइन कट करते हुए जा रही है। तो ये जो कट करने वाली लाइन है जो कि मैंने ब्लैक से बनाया है इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। अब जहां पर ये दोनों लाइन को कट कर रही है वहां कुछ एंगल बनेगा, तो वो एंगल कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो दोनों जो पैरेलल लाइन है, सिर्फ पैरेलल वाला केस हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। जैसे एंगल 3 हो गया, 4 हो गया, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर है, दोनों लाइन के बीच में बनने हैं।
और जो दोनों लाइन के बाहर बन रहे हैं, यानी ऊपर वाली लाइन के ऊपर और नीचे वाली लाइन के नीचे, वो सारे आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। यहाँ मैं एक्सटीरियर एंगल अगर बनाऊं तो ये एंगल 1, 2 और 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक होता है पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होता है? अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को कट कर रहा है तो एक लाइन का जो वाला एंगल है वही वाला एंगल दूसरे लाइन का आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। जैसे ब्लू वाली लाइन की हम बात कर लें, इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड कौन सा एंगल बनना है? लाइन के ऊपर 1 और 2 बनने हैं, लेफ्ट साइड कौन सा बनना है? एंगल 1 बनना है, ठीक है। तो दूसरी वाली जो लाइन है नीचे वाली ग्रीन वाली, इसके भी ऊपर साइड लेफ्ट में कौन सा एंगल बनना है? इस लाइन के ऊपर 5 और 6 बनना है, लेफ्ट साइड 5 बनना है। यानी जैसा ऊपर वाली लाइन के अंदर एंगल बनना है जहां पर जो लोकेशन है, वही वाला बिल्कुल एंगल नीचे वाली लाइन के अंदर हम बात करें, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तब की कंडीशन है, तो ये दोनों एंगल एक तो इक्वल होंगे, पहली चीज ये समझ लो। दूसरा, इन दोनों एंगल को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। मोटा मोटा आप ये याद रखना कि एक लाइन पे जो बन रहा है एंगल, बिल्कुल वही जगह पे दूसरे वाली लाइन में जो एंगल बनेगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। तो जो एंगल 1 है और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी तरह से एंगल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे कौन सा होगा? एंगल 2 कहाँ बनना है? ब्लू वाली लाइन के ऊपर राइट साइड बनना है। ग्रीन वाली लाइन में ऊपर राइट साइड कौन सा एंगल है? एंगल 6 है, तो 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। इसी तरह से एंगल 3 की बात कर ले, लाइन के नीचे लेफ्ट साइड एंगल 7 बनना है, लाइन के नीचे राइट साइड एंगल 4 बनना है, लाइन के नीचे राइट साइड एंगल 8 बनना है। तो 4 और 8, 3 और 7 ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ देख सकते हो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और 6, एंगल 3 और 7, 4 और 8। अगर पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 और 5 इक्वल, 2 और 6 इक्वल, 3 और 7 इक्वल, 4 और 8 इक्वल। अब दूसरे जो तरीके के एंगल हैं वो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर समझ गए, दोनों लाइन के बीच में जो बन रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब एक एंगल आपने एक साइड का लिया तो दूसरा एंगल दूसरे साइड का लो, एक लेफ्ट लिया तो दूसरा राइट, एक राइट लिया तो दूसरा लेफ्ट। चलिए देखते हैं। पहले इंटीरियर एंगल की हम बात कर लें। ऊपर देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक तो आपका 3 है, दूसरा 4 है। तो अगर मान लो हम लेफ्ट वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है, इंटीरियर में लेफ्ट वाला ले लेते हैं, तो नीचे वाली लाइन में इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एक तो 5 है, दूसरा 6 है। अब अल्टरनेट चाहिए, यानी ऊपर हमने लेफ्ट साइड वाला एंगल लिया था तो इधर राइट साइड वाला लेंगे, यानी एंगल 6। तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 4 और 5 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। यहाँ देख सकते हो 3 और 6, 4 और 5। अभी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी आप लिख देना पैरेलल के केस में, पैरेलल केस की सारी बात हो रही है, पैरेलल के केस में ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। इसी तरह पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बस एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाला, अल्टरनेट मतलब एक इधर का एक उधर का। एक्सटीरियर एंगल ऊपर देखो 1 और 2 है, तो जैसे हमने इधर 1 ले लिया, एक्सटीरियर में लेफ्ट साइड वाला ले लिया, तो नीचे देखो एक्सटीरियर में बाहर कौन से? 7 और 8, तो इधर राइट ले लेते हैं, यानी 1 और 8। तो 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से 2 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ भी कंडीशन क्या है कि ये इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 और 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो 1 और 8 इक्वल है, 2 और 7 आपस में इक्वल है। अब बात कर लेते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या है? वही लाइन जो कट कर रही है दोनों को, तो सेम साइड में होने चाहिए। यानी ट्रांसवर्सल के अगर राइट की बात कर रहे हो तो राइट ही दोनों लो, अगर लेफ्ट की बात कर रहे हो तो दोनों लेफ्ट ही एंगल होने चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। ये हमारा ब्लैक वाला ट्रांसवर्सल है, इसके चलो हम लेफ्ट साइड ही देखेंगे। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल 3 है और एंगल 5 है। इसी तरीके से अगर ट्रांसवर्सल के राइट साइड देखें तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 4 हो गया और एंगल 6 हो गया। इनका रिलेशन क्या होता है? क्या 3 और 5 आपस में इक्वल है या 4 और 6 आपस में इक्वल है? तो नहीं, बल्कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन, ठीक है। तो एंगल 3 और 5 सप्लीमेंट्री है, 4 और 6 सप्लीमेंट्री है। यहाँ मैं रिलेशन लिख देता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री है। अब बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट देखो बहुत सिंपल है। अगर जैसे हमने एक लाइन ऐसे क्रॉस बना दिया, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो ये एंगल और इसके ठीक सामने कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल ये आपस में अपोजिट है, एक इधर तो दूसरा उधर अपोजिट में है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। अब इस फिगर की बात कर ले तो यहाँ और ये इस तरह से क्रॉस बनना है, एक्स बनना है,
तो ये वाला एंगल और इसके ठीक सामने ये वाला एंगल, यानी एंगल 1 और 4 ये इक्वल होंगे, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 5 और 8 आपस में इक्वल होगा, 6 और 7 इक्वल होगा। यहाँ देख सकते हो एंगल 1 एंड 4, एंगल 2 एंड 3, एंगल 5 एंड 8, एंगल 6 एंड एंगल 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। अगर ये चीज़ अच्छे से आपने समझ ली है तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।